हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। और हम लोगों ने अभी 3 चैप्टर खत्म कर चुका था। याद है आप लोगों को, ध्यान में होगा कि 3 चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। अब जब खत्म हो चुका है तो उसका प्रॉब्लम भी करना बहुत जरूरी है। ऐसे तो मैं क्वेश्चंस बहुत कराया हूँ एग्जाम में, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस लिया हूँ, और या तो उसके सब्जेक्ट टॉपिक खत्म होने के बाद मैंने बहुत से क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना। तो आपको, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ 60-70 और क्वेश्चन इंक्लूड करा दूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो इसको आप हल्के में ना ले, बिल्कुल हल्के में ना ले। आप इसको अच्छे से देखिए कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो स्टेट एई और जेई एग्जाम वालों का है, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेई वाले लोग स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम लोग का थ्योरेटिकली आता है, ज्यादा डीप मत जाइए, लोग ये कमेंट करते हैं मेरे को। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जेई वाले लोग, ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो लोग के थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन एई वालों को भी तो हमको कवर करना पड़ता है। इसका भी सोचिए, क्योंकि अगर हम बस थ्योरेटिकली पढ़ा के पार कर दे, बस निकाल दें, तो आप लोग के लिए, जेई वालों के लिए गुड है। लेकिन जो एई वाले लोग हैं वो लोग फिर कंप्लेन करेंगे सर कि आप बहुत शॉर्टकट में पार हो जा रहे हो। तो ऐसे में दोनों को हमको कवर करना है, तो बेटर यही रहेगा जो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, हर चीज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जो भी डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल उन लोग को ज्यादा आते ही नहीं है न्यूमेरिकल, तो जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो डायरेक्टली आ जाते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, डिफिनेशन आ जाता है, डिफरेंस से क्वेश्चन आ जाता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज से क्वेश्चन आ जाता है। तो अब वो सब क्वेश्चन ज्यादा फोकस करें जेई वाले, और एई वाले जो है मैं जो बता रहा हूं वो सारा थ्योरी भी फोकस करें और न्यूमेरिकल भी वो देखें। क्लियर है? तो मैं अभी 60 से 70 क्वेश्चन कराऊंगा अभी लगातार 3 दिन तक, प्रॉब्लम ही चलती रहेगी, ठीक है ना। तो आप उसको बस देखते रहिए ध्यान से। और दूसरी बात, मैं आप लोग के लिए वो भी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, जो परचेस करना चाहते हैं हमारा कोर्स, तो एक साथ आपको अगर कोर्स लेना है तो आपको 10% जो भी डिस्काउंट अभी चल रही है हमारे वेबसाइट पे, वहां तो आपको डिस्काउंट मिलेगी, साथ में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, ठीक है। रेफरल कोड क्या है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगी आपको। क्लियर है? तो रेफरल कोड क्या है यहां पे, रेफरल कोड अगर आप देखेंगे, रेफरल कोड जो देखेंगे, ये जो है आपका आनंद सर 10, ये है। अगर आप कोई स्पेस मत दीजिएगा बीच में, आनंद सर 10 यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप आनंद सर 10 यूज कर रहे हैं तो ANANDSIR सर 10, ठीक है। अब इस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो आप परचेज कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, कुछ 1000 रुपए डिस्काउंट हो सकते हैं आपके एक्स्ट्रा, 1000-1500। क्लियर है? जो भी कोर्स के प्राइस होंगे। तो अब हम लोग आप स्टार्ट करते हैं आज का, मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं जो यहाँ पे ले रहा हूं उसको आप हल्के में बना ले, प्रॉपरली देखें इस वीडियो को, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, पहले 3 क्वेश्चन, इसको आप नोट कीजिए अच्छे से। नोट करने के बाद एक बार खुद से ट्राई कीजिए, आप जो पढ़े हैं वो अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, वो जानने के लिए आप कितना सीखे हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे पहले 3 क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे नोट कीजिए, 1 2 3। फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूं, खुद से ट्राई कीजिए, क्या आंसर आ रहा है देखिए, उसके बाद यहां अगर नहीं बनता तो फिर सॉल्यूशन देखें। क्लियर है? तो यहां पहला क्वेश्चन जो है, इन एन ओपन लूप सिस्टम, इन एन ओपन लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम बोलते ही आपको मन में ध्यान आ गया होगा, अरे बस इसमें क्या होगा, कंट्रोलर। याद कीजिए क्या था, बताइए इसका ब्लॉक डायग्राम। यहां पे आर ऑफ एस इनपुट दिया थे, इधर इनपुट था, इनपुट कंट्रोलर था, प्रोसेसर था, और इधर आउटपुट। ये आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि इनपुट, कंट्रोलर, प्रोसेसर, उसके बाद आउटपुट। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का आना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, इसमें आपको क्या टिक करना है, कौन सा सही है ये टिक करना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन पढ़िए क्या है, आउटपुट कंट्रोल द इनपुट सिग्नल, आउटपुट कंट्रोल द इनपुट सिग्नल। आउटपुट कंट्रोल कर रहा है किसको, इनपुट सिग्नल को। यहां आपको कहीं से देख के लग रहा है, बताइए आप लोग, कि आउटपुट जो है इनपुट को कंट्रोल कर रहा है, बताइए आप लोग। नहीं लग रहा है तो पहला वाला गलत, पहला वाला रॉन्ग, क्योंकि हम लोग इनपुट देते हैं वो हमारे ऊपर है। इनपुट हम कितना देते हैं वो हमारे ऊपर है। जैसे वॉशिंग मशीन में टाइमर सेट कर देते 20 मिनट्स, वो एक तरह से इनपुट है। कपड़ा दिए, टाइमर सेट किए, तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर काम करता था। याद कीजिए मेरा पहला लेक्चर 1 जो मैं बताया था आपको, वो ध्यान में रखिए।
कंट्रोलर जो था वो किसके अकॉर्डिंग काम करता था, टाइमर के अकॉर्डिंग काम करता था। और वो टाइमर कौन पुट करता था, हम लोग पुट करते थे उस टाइमर को। तो वो टाइमर हम लोग पुट किए, ठीक है। तो इनपुट जो दिए कंट्रोलर उसके हिसाब, टाइमर के हिसाब से काम करेगा और उसके हिसाब से ही आउटपुट मिलेगा हमको। उस टाइमर जब खत्म होगा तो उसके हिसाब से आउटपुट मिलेगा। यहाँ आउटपुट इनपुट का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ये गलत है। दूसरा क्या है, बी देखिए, आउटपुट हैज नो कंट्रोल ओवर इनपुट सिग्नल। आउटपुट का कोई कंट्रोल नहीं होता इनपुट सिग्नल पे, नहीं है कंट्रोल, तो ये सही है, ये भी सही है। आउटपुट का कोई कंट्रोल नहीं है, करेक्ट है। आगे भी देखते हैं, ठीक है ना। अब ए देख के बी मार दीजिएगा, लेकिन आगे भी देखिए, सम अदर वेरिएबल कंट्रोल द इनपुट सिग्नल। कोई अदर वेरिएबल जो है, वेरिएबल यहाँ पे बहुत से वेरिएबल पैरामीटर्स यूज होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, अलग अलग, वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं क्या, इनपुट को। अलग अलग जो पैरामीटर्स हो गए, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, अलग अलग जो भी चीज होते हैं, कुछ वो सब कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या दे रहा है, नाइदर आउटपुट नोर एनी अदर वेरिएबल हैज एनी इफेक्ट ऑन इनपुट। ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर आपको लग रहा है कि नहीं, डी बताइए। आउटपुट तो ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट कि आउटपुट का कोई कंट्रोल नहीं होता है इनपुट पे, लेकिन अदर वेरिएबल भी तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा ना इनपुट को। तो हम लोग है कि इनपुट देते हैं, हम लोग वेरिएबल में नहीं आते हैं, हम लोग उसको वेरिएबल में नहीं काउंट करेंगे। तो हम लोग वेरिएबल, अदर वेरिएबल, तो ये ज्यादा सटीक आंसर लग रहा है कि नहीं, डी। थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सेंटेंस में वो घुमा देगा, तो आप बस ये देख कर बी मार दीजिएगा, लेकिन आंसर सटीक कौन सा है, यहाँ पे डी। ये भी करेक्ट है इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, ना ही आउटपुट कंट्रोल करता है इनपुट को, ना ही कोई अदर वेरिएबल भी कंट्रोल करता है इनपुट को, ठीक है। तो ये आंसर डी आंसर इसका एक्यूरेट होगा। आपको जो लिखना है, जैसे एक्सप्लेनेशन लिखना है, आप अपने ओन नोट में लिखिए, ताकि आपको ध्यान में आए कि मैं जो बता रहा हूं वो क्या बताना रहा हूं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए उसको। सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जेई वालों का। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। ये क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन में ये बताया था। ट्रांसफर फंक्शन इज द transfer function of any LTI system. LTI system is defined as the Laplace transform of output. Clearly हो जाता है Laplace transform of output. ये आउटपुट टू इनपुट है और डिवाइडेड बाय Laplace transform of input. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में कौन सही लग रहा है, Z ट्रांसफॉर्म, B फोरियर ट्रांसफॉर्म, D C Laplace ट्रांसफॉर्म और D ऑल ऑफ दिस अबव। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली आप बता सकते हो C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डेफिनेशन ये ट्रांसफर फंक्शन डेफिनेशन ही क्या है, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, इसलिए सी इसका आंसर होगा। तो ये भी आप सिंपली मार सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल रहता है, ये एई वालों को भी पूछ सकता है, ऐसे घुमा सकता है। यहीं पे अगर जेई का समझिए, जेई का रहता तो क्या देता है, सिंपली ये ऑप्शन भी हटा देता। बस आपको पता होना चाहिए आउटपुट हैज नो कंट्रोल ओवर इनपुट सिग्नल, ये सब हटा देता, अदर पैरामीटर, समझ रहे। तो डायरेक्टली बी आंसर, जो आपको जेई में सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली मतलब आ जाते हैं सिंपल क्वेश्चन। ओपन लूप का एग्जांपल बताइए क्या है, ये सब फलाना, समझ रहे ना। तो ये होता है आपका, ये डायरेक्ट डेफिनेशन पे क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम कैन यूज टू स्टडी इट्स। ट्रांसफर फंक्शन जो सिस्टम होता है वो किस लिए जरूरत पड़ता है, किसका स्टडी करने के लिए, किसी सिस्टम का परफॉर्मेंस ही तो जानते हैं। ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट क्यों करते हैं, हम लोग परफॉर्मेंस जानने के लिए, उसका रेस्पॉन्स क्या होगा वो जानने के लिए ही कैलकुलेट करते हैं कि नहीं। तो मैं आपको जो 3rd चैप्टर में बताया था, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स या ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स मैं बताया था, वो कैसे कैलकुलेट होता है, बिना ट्रांसफर फंक्शन में कैलकुलेट हो सकता था क्या, नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आप देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बताइए। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन होता है, अगर जनरल लिखिए 1/1 प्लस एस टाउ होता है कि नहीं। ये क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। अब यही ट्रांसफर फंक्शन को यूज करके सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस करते थे हम लोग, और इसके वेरियस परफॉर्मेंस को देखते थे। याद कीजिए, रेस्पॉन्स निकालते थे, आर ऑफ एस को उधर ले गए और उसके बाद रेस्पॉन्स निकालने की कोशिश करते थे। बिना अगर हम ट्रांसफर फंक्शन का यूज नहीं करें तो हमको क्या रेस्पॉन्स पता चलेगा, बताइए आप लोग, नहीं पता चलेगा। हम लोग 3rd चैप्टर में अच्छे से स्टार्टिंग में देखे थे कि स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या होता है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होता है। अब बिना ट्रांसफर फंक्शन के पॉसिबल भी नहीं होता उस सबको पढ़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम कैन यूज टू स्टडी इट्स, पहला स्टेडी स्टेट बिहेवियर, बी ट्रांजिएंट बिहेवियर, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दिस। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है ए और बी दोनों तो आंसर सही लग रहा है, मतलब सी ऑप्शन जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि बिना ट्रांसफर फंक्शन के आप
स्टेडी स्टेट बिहेवियर को नहीं पढ़ सकते, ना ही तो ट्रांजिएंट बिहेवियर। तो थर्ड चैप्टर का जो पहला मैं टॉपिक बताया था उसमें यही बताया था कि स्टेडी स्टेट बिहेवियर और ट्रांजिएंट जो बिहेवियर है वो बिना ट्रांसफर फंक्शन, और क्या होता है स्टेडी स्टेट बिहेवियर और ट्रांजिएंट बिहेवियर वो भी मैं बताया था, और बिना ट्रांसफर फंक्शन के ये पढ़ना पॉसिबल भी नहीं था। क्लियर यहां तक? कोई डाउट तो बोलिए। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, चौथा पांचवा जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 यहाँ मैंने लिख दिया है, उसको आपको नोट करना है। और ये क्वेश्चन किससे है देख लीजिए आप क्लियरली, ये एनालॉगस सिस्टम से है, जो मैंने आपको यूनिट 1 में बताया था, चैप्टर 1 में बताया था। और यहाँ जो प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ सारा मिक्स्ड को प्रॉब्लम है, मतलब तीनों चैप्टर से मिक्स हो सकता है, ठीक है। ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका मतलब पता चलेगा कि आपको प्रिपरेशन किया, आप कितने लेवल तक रिवाइज किए हुए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर 1 का ही आपको प्रॉब्लम मिलेगा, आपको जैसे कि चैप्टर 3 का भी प्रॉब्लम मिल सकता है, चैप्टर 2 का भी प्रॉब्लम यहाँ मिल सकता है, ठीक है। मिक्स प्रॉब्लम है, 60-70 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा सारा मिक्स प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन 4 और 5 को नोट कीजिए, ये एनालॉगस सिस्टम से है, उससे मैंने इसका ऊपर प्रॉब्लम नहीं कराया था। याद कीजिए 2 टेबल मैंने बनाया था आपको, एक फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का और एक फोर्स करंट एनालॉजी का बनाया था। अगर वो टेबल आपको याद होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे आसानी से, या उसको ध्यान में रखेंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे, और नहीं तो फिर इसका यहाँ पे बस सिंपली आप गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहला क्या है, इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी आपको क्या बोल रहा है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी मेंशन भी किया हुआ है किसका, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज एनालॉगस टू, ये आपको निकालना है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बोले तो आर जो है किसके एनालॉगस है, मतलब मैकेनिकल सिस्टम में किसका एनालॉगस है। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेसिस्टेंस होता है, तो उसको अगर हम मैकेनिकल सिस्टम में देखें तो वो किसके एनालॉगस है, किसके इक्विवेलेंट एक तरह से है। तो मैंने आपको याद कीजिए अच्छा से डेरिवेशन बताया था, दो इक्वेशंस लिखा था मैकेनिकल सिस्टम के लिए और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, दोनों कंपेयर करके आपको बताया था कि उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप टेबल आपको ध्यान पे होगा तो आप इसको डायरेक्टली आपको देख के मार सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो होगा डैम्पर्स। इसका आंसर क्या होगा, डैम्पर्स। क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि सर कि इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया में आप देखेंगे तो इसका ये इनर्शिया किसका इक्विवेलेंट होता है, तो इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट होता है। और स्प्रिंग किसका इक्विवेलेंट होता है, तो स्प्रिंग जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस का होता है। डैम्पर्स किसका होता है, तो डैम्पर्स रेसिस्टेंस का होता है। इनर्शिया किसका पता है, इंडक्टेंस का होता है एल का। और स्प्रिंग का क्या होता है, तो 1/C का एनालॉगस होता है। ये 1/C का एनालॉगस होता है, ये रेसिस्टेंस का हो गया, और ये जो होता है वो किसका होता है, एल का होता है। अब फ्लूइड कैपेसिटी बी जो है, यहाँ पे बी का बात हो रहा है, बी यहाँ पे बी वही पिया है, तो यहाँ पे एल आर और एल आर 1/C ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ से आपका बहुत सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इससे जो है आपका बहुत सा क्वेश्चन आ जाता है उस टेबल बेस्ड पे, कुछ भी पूछ सकता है आपको कि ये किसका एनालॉजी है, तो आपको टेबल ध्यान में आना चाहिए। इससे आपका 5-6 क्वेश्चन एक ही टेबल से बन सकते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन, फोर्स करंट एनालॉजी में 5 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों टेबल थोड़ा ध्यान में रहना पड़ेगा। आपको अगर ध्यान में नहीं है तो आपको कुछ वहाँ पे ट्रिक लगाइए, उसका मैं बता दूंगा आपको शॉर्टकट जब मैं रिवीजन कराऊंगा फिर से, तो वहाँ पे आपको शॉर्टकट बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है, ठीक है, हर चीज़। तो आप पहले एक बार खुद से क्रिएट कीजिए, उससे क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी याद, मतलब अच्छे से आप खुद से मेमोराइज ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया। सेकेंड में वही है, इन फोर्स करंट एनालॉजी कैपेसिटेंस इज एनालॉगस टू, कैपेसिटेंस किसके एनालॉगस है ये आपको निकालना है। तो वो अगर आपको टेबल याद होगा तो कैपेसिटर जो होता है वो एनालॉगस होता है मास का। डायरेक्टली मैं यहाँ पे अब मैं दिखाने नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं वहाँ पे इक्वेशन लिखा था, याद कीजिए। उस लेक्चर को आप लोग देखे होंगे तो आपको ध्यान में आएगा। एक बार मास के मैकेनिकल सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखा था, एक बार करंट सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मास। बाकी जो होता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट बी जो होता है वो किसका होता है, कंडक्टेंस का। ये होता है मास के लिए आपका होता है कैपेसिटेंस, मास के लिए होता है कैपेसिटेंस। और डैम्पिंग कोएफिशिएंट जो होता है वो किसके लिए होता है, कंडक्टेंस जी, कंडक्टेंस के लिए होता है। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है के किसके लिए होता है आपका 1/L, रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस के लिए होता है के। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट x जो होता है वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो सब अलग अलग देख रहे हैं ना एनालॉजी। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछ देता इन फोर्स करंट एनालॉजी मैग्नेटिक फ्लक्स इज एनालॉगस टू, तो आपके यहीं पे आंसर डी हो जाता है। यही क्वेश्चन पूछ देता है इन फोर्स करंट एनालॉजी
आपका कंडक्टेंस मतलब जी मतलब कंडक्टेंस मतलब वन बाय आर मतलब रेसिस्टेंस का इनवर्स लेते हैं उसको कंडक्टेंस बोला जाता है। तो कंडक्टेंस इज एनालोगस टू, तो यहाँ पे डैम्पिंग का ऑपोजिट बी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। क्लियर है? तो फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. चलिए 2 क्वेश्चन और नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है देखिए, मैं बोला था कि मिक्स क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर से क्वेश्चन मिल गया, तो वैसा नहीं रहेगा। यहाँ पे आपका 1 2 3 चैप्टर का मैं यहाँ डिस्कशन चल रहा है। प्रॉब्लम डिस्कशन ऑन चैप्टर 1, 2 and 3, ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 का चल रहा है। ठीक है, तो तीनों चैप्टर का यहाँ मिक्स आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है पढ़िए आप लोग, क्या बोल रहा है समझिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, स्टेडी स्टेट एरर इज ऑलवेज जीरो। स्टेडी स्टेट एरर जहां भी बोले आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, दिमाग में बत्ती जल जाना चाहिए, ESS। ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर इज ऑलवेज जीरो। अब ये बोल रहा है जीरो है, ये जीरो ऑलवेज जीरो कब होगा? तो मैं इसका भी टेबल बनाया था, याद कीजिए। क्यों बनाया था टेबल? ताकि आपको जो 5-6 पेज का जो मैं पढ़ाया था वो एक टेबल में आपका इकट्ठा हो जाए। समझ में आया? तो आप खाली उस टेबल को देखेंगे तो आप जो 5-6 पेज जो मैं पढ़ाया था वो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं टेबल बनवाया था। तो आप इसलिए फोकस कीजिए, समझ रहे हैं ना? टेबल जो बनाया था उसको हल्के में मत लीजिए कि भाई अरे ऐसे बना दिया हटाइए, ऐसे नहीं। ठीक है ना? तो ESS जो है ऑलवेज जीरो है, ऑलवेज जीरो इन रेस्पॉन्स टू द डिस्प्लेसमेंट इनपुट। यहाँ पे क्या बोला है इनपुट, देखिए बात क्या किया, डिस्प्लेसमेंट इनपुट। आपको लग रहा है सर कभी जिंदगी में सुने ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट इनपुट, ऐसा नहीं है। स्टेप इनपुट जो होता है वो इसी को डिस्प्लेसमेंट इनपुट ही बोला जाता है। स्टेप इनपुट इज इक्वल टू पोजिशन इनपुट, नोट करके लिखते रहिएगा, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनपुट। समझ में आया? मतलब आपको अगर डिस्प्लेसमेंट इनपुट दिया हुआ है इसके मतलब वो पोजीशन इनपुट भी है, वही स्टेप इनपुट भी है। तो याद कीजिए, अगर स्टेप इनपुट देते हैं मतलब स्टेप डिस्प्लेसमेंट इनपुट मतलब स्टेप इनपुट ही देते हैं, तो ESS जीरो कब होता है ये आपको ध्यान में आना चाहिए। तो पहला बात, जब हम लोग स्टेप इनपुट देते हैं तो ESS का वैल्यू क्या होता है बताइए, याद कीजिए, 1 बाय बोलिए 1 प्लस KP होता है कि नहीं? ESS का वैल्यू क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस KP। और KP इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, क्या होता है, लिमिट S टेंस टू 0 G ऑफ S, यही होता है कि नहीं? KP इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट S टेंस टू 0 G ऑफ S होता है। और ये अब हमको क्या चाहिए, ESS इक्वल टू 0 चाहिए। ESS क्या चाहिए, 0। क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्प्ले इज ऑलवेज 0। कब 0 होगा? आप बस इसको जानते हैं, देख करके मार देंगे दिमाग। हम यहाँ पे आपको एक्चुअली समझाने के चक्कर में तो टाइम लग रहा है, ठीक है? नहीं तो आप बस देख करके देखिए कैसे बताएंगे आगे। ESS इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस KP होता है। अब दिस इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब ये पार्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक इन्फिनिटी होगा, तभी तो 1 बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 0। अब KP जो है इन्फिनिटी कब होगा बताइए आप लोग, KP इन्फिनिटी कब होगा, जब G ऑफ S जो है, सोचिए G ऑफ S का जो वैल्यू है, G ऑफ S अगर यहां पे KP इन्फिनिटी कब होता है, जब G ऑफ S में अगर G ऑफ S जो है अगर टाइप 1 सिस्टम हुआ, G ऑफ S जो है टाइप 1 सिस्टम हुआ, तो क्या होता है 1 बाई समथिंग इंटू S प्लस 2 होगा, यही कुछ होगा। या कुछ मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा S टेंस टू 0 1 बाई S इंटू S प्लस 2, ऐसे डैश 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 मतलब कुछ भी। तो यहाँ पे अगर आप लोग 0 पुट करते हैं S की जगह पे, तो 1 बाई 0 का फॉर्म मतलब इन्फिनिटी तब आएगा। मतलब एक्सेप्ट टाइप 0 को छोड़ करके, टाइप 1 टाइप 2, यहाँ पे टाइप 1 बोले तो S का पावर 1, टाइप 2 बोले तो S का पावर 2, टाइप 3 बोले तो S का पावर 3।
टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किसी भी टाइप का सिस्टम आप ले लीजिए, यहाँ पे आपका केपी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और केपी, अब मैं टेबल में आपको बताया था केपी फाइनाइट कब आता है, ओनली फॉर टाइप 0 सिस्टम। याद कीजिए, ओनली फॉर टाइप 0 सिस्टम के लिए केपी जो होता है वो फाइनाइट आता है। और जब वो केपी फाइनाइट आता है तो ईएसएस भी फाइनाइट एरर हमको मिलता है। लेकिन अगर केपी इनफाइनाइट कब आता है, टेबल में ध्यान दीजिए, केपी पे इनफाइनाइट तभी आता है जब टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम हम लोग लेते हैं। क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पे केपी जो है इनफाइनाइट आ गया तो ईएसएस क्या आ जाएगा, 0। तो टाइप 1, टाइप 2 से अगर टाइप 1 से इक्वल टू या ग्रेटर होगा तो सिस्टम वहां पे एरर जो होगा 0 आएगा फॉर स्टेप इनपुट। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइप बी भी सही है, टाइप 1 सही है, टाइप 2 भी सही है, और टाइप यहाँ तो एक्यूरेट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी आंसर होगा। टाइप 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ रहे आ रहा ना? ये आप देख करके मार सकते हैं, बस आपको टेबल में ध्यान होना चाहिए। और फाइनाइट कब होता है, इनफाइनाइट कब एरर आता है, वो आप बस देख करके मार सकते हैं। क्लियर? तो मेरे तरफ से मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। आपको अगर डाउट हुआ तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, बताइए, ग्रुप में डालिए, जो एफबी ग्रुप बना हुआ है आप उसमें जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। आप लोग डाउट आता ही नहीं है तो क्या बताएं आप लोग को, आप लोग को डाउट पूछिए सब समझा करके। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये चैप्टर 3 का मिल गया आपको, ठीक है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपको बताना है। पहला है, ट्रांसफर फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन कैन बी, इसको पढ़िए, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ट्रांसफर फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द सिस्टम, पहला ऑप्शन। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ हम लोग जानते हैं क्या होता है, चैप्टर 2 को याद है। चैप्टर 2 में सिग्नल फ्लो ग्राफ से फाइनली क्या कैलकुलेट करते हैं, मैसेज गेन फॉर्मूला लगाते हैं, और हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, ट्रांसफर फंक्शन ही कैलकुलेट करते थे कि नहीं। तो ये पहला पार्ट आपको करेक्ट दिख रहा है, सही दिख रहा है। ट्रांसफर फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम ट्रांसफर फंक्शन ही कैलकुलेट करते हैं, याद कीजिए। मैसेज गेन फॉर्मूला लगाते थे, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते थे, तो ये करेक्ट है। तो यहां बोल रहा है कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना फाइनली वहां से। बी, देखिए ट्रांसफर फंक्शन टिपिकली कैरेक्टराइज टू एलटीआई सिस्टम। एलटीआई सिस्टम के लिए मैंने डेफिनेशन में बताया था, ट्रांसफर फंक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एलटीआई सिस्टम। तो ये भी 2 है, 2 भी करेक्ट है ना, क्योंकि एलटीआई सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन मतलब वैलिड है, ठीक है। थर्ड जो है, ट्रांसफर फंक्शन गिव्स द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ सिस्टम। ये भी करेक्ट है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी तो है, फ्रीक्वेंसी डोमेन तो है। तो यहां पे आपको ट्रांसफर फंक्शन जो है गिव्स द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ द सिस्टम। तो ये भी आपका सही है। तो यहां पे क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो आपको ऐसे पढ़ना होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आपको तीनों को समझना होगा, कौन करेक्ट है उसको आपको ध्यान में देना होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोल रहा है क्या, एज कंपेयर टू क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम, दोनों कंपेयर किया है, क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम को। तो एज कंपेयर टू ए क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम इज, एंड कंपेयर किसके कंपेयर में, ओपन लूप सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि ओपन लूप सिस्टम जो है क्लोज लूप के कंपेयर में क्या है, पूछ रहा है। ठीक है, पढ़ने का क्वेश्चन मतलब क्या है कि ओपन लूप सिस्टम जो है क्लोज लूप कंपेयर में क्या है। देखिए पहला क्या है, मोर स्टेबल एज वेल एज मोर एक्यूरेट, पहला है। बी, लेस स्टेबल एज वेल एज लेस एक्यूरेट। सी, मोर स्टेबल लेस एक्यूरेट। और डी क्या है, लेस स्टेबल बट मोर एक्यूरेट। याद कीजिए, मैंने आपको जब ओपन लूप क्लोज लूप में बताया था तो क्लियरली सारा चीज क्लियर कराया था कि क्या होता है। तो ओपन लूप जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है और लेस एक्यूरेट होता है। क्यों, देखिए मैंने आपको वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेके बताया था, मैं उसमें बताया था क्या कि अगर टाइमर के हिसाब से वो काम करता है, चाहे वो आउटपुट एक्यूरेट मिले चाहे ना मिले, कपड़ा साफ मिले चाहे ना मिले, इस पर डिपेंड नहीं करता है। वो 10 मिनट डाला हुआ टाइमर 10 मिनट तक चलेगा, उसमें वो कपड़ा साफ हुआ कि नहीं हुआ कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो लेस एक्यूरेट होगा। और स्टेबल मतलब क्या हुआ, क्लोज लूप में क्या होता है कि वो एरर उसमें बार बार आता है, वो फ्लक्चुएट करते रहता है।
कंटिन्यूसली वो फ्लक्चुएट करता, कभी एरर ज्यादा कभी कम। जब तक एरर जीरो नहीं आता तब तक उसका जो है तब तक प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर प्रॉपरली अगर हम कंपनसेटर को उसमें डिजाइन नहीं करें, ठीक है, कंट्रोलर को अगर डिजाइन अच्छे से नहीं करें, कभी कभी क्या होता है कि वो फ्लक्चुएट करते करते कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट ही करते रह जाता है, ऑसिलेट करते करते कंटिन्यूसली ऑसिलेट ही करता रह जाता है, वो सेटल डाउन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वो अनस्टेबल हो सकता है उस केस में, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए जो क्लोज लूप सिस्टम होता है वो लेस स्टेबल होता है इन कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। तो यहां पे क्या होगा आंसर, वो मोर स्टेबल बट लेस एक्यूरेट, क्योंकि क्लोज लूप जो है वो ऑसिलेट करते करते ऐसे मान लीजिए रहता है, वो ऑसिलेट करते करते स्टेबल हो जाता है एक समय, लेकिन वो भी कहाँ, डिजायर्ड वैल्यू पे, जो डिजायर्ड वैल्यू हमको चाहिए वहां वो सेटल होने की कोशिश करता है, पूरा नजदीक एरर जीरो करने की कोशिश करता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये ऐसे बड़ा ऐसे सेट, वो जरूरी नहीं है कि डिजायर वैल्यू गेन करे या ना करे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये होता है ओपन लूप और ये होता है क्लोज लूप के केस में। क्लियर यहां तक? तो इसलिए मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि ओपन लूप सिस्टम जो होता है वो मोर स्टेबल एज वेल एज लेस एक्यूरेट, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम जो होता है वो लेस स्टेबल होता है एज वेल एज मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी का, इसका पूछ रहा है ओपन लूप सिस्टम तो मोर स्टेबल लेस एक्यूरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कंसीडर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है सेंसिटिविटी के ऊपर है, किसके ऊपर है, सेंसिटिविटी के ऊपर, लेक्चर नंबर 6 याद कीजिएगा। बोल रहा है कंसीडर ए कंट्रोल सिस्टम शोन इन द गिवन फिगर, कंट्रोल सिस्टम कंसीडर करना है जो दिया हुआ है सिस्टम में, आर ऑफ एस प्लस माइनस जी एच दिया हुआ है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में माइनस है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, ये सारा चीज पता चल गया यहाँ पे। ये फॉरवर्ड पाथ गेन है, एच फीडबैक पाथ गेन है। अब बोल रहा है फॉर स्लाइट वेरिएशन इन जी, जी में क्या है, स्लाइट वेरिएशन है, मतलब छोटा, मतलब वेरी कराया है जी को, ठीक है ना, जी से स्लाइट वेरिएशन मतलब जी को डेल्टा जी, बहुत छोटा वेरिएशन, ये वो वेरिएशन कराया, डेल्टा जी वेरिएशन है। द रेशियो ऑफ ओपन लूप सेंसिटिविटी टू क्लोज लूप सेंसिटिविटी विल बी गिवन बाय, हमको क्या बोल रहा है, ओपन लूप सेंसिटिविटी टू द क्लोज लूप सेंसिटिविटी। तो ये किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स देखेंगे जी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कौन चेंज कर रहा है, जो चेंज करता है उसके रेस्पेक्ट में देखना पड़ता है, तो जी चेंज कर रहा है तो जी के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो ओपन लूप सेंसिटिविटी क्या होता है बताइए आप लोग, मैं आपको लिखाया हूं इसको अच्छे से, क्या होता है, एस टी जी, यही होता है। तो ओपन लूप का क्या होता है, इसका होता है 1 विथ रिस्पेक्ट, क्योंकि टी जो होता है वो जी के ही बराबर होता है, ठीक है। तो ओपन लूप सेंसिटिविटी जो होता है वो 1 होता है ओपन लूप सिस्टम केस में। लेकिन जब क्लोज लूप का बात आता है, क्लोज लूप सेंसिटिविटी की बात करेंगे हम लोग, तो उस केस में क्या होता है, एस टी जी जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस जी एच होता है, ठीक है, 1/1 प्लस जी एच होता है कि नहीं। मैंने आपको सब चीज कराया हुआ है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोगों को सर नया कुछ नया है, सब ऐसा नहीं है। अब क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ ओपन, इसका रेशियो, तो डिवाइड कर दीजिए इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए, रेशियो बोल रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। बहुत लोग क्या करते हैं, क्लोज लूप सेंसिटिविटी डायरेक्टली निकाल देते हैं और इसका ए आंसर मार देते हैं। ए आंसर ऑप्शन ए सबसे आगे दिया हुआ 1/1 प्लस जी एच, वो लोग ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ते, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको लगे कि रे पूछ लिया आपसे क्या क्लोज लूप सेंसिटिविटी पूछा है तो आप बस ए मार्क आ जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। रेशियो पूछ बोला है ओपन लूप सेंसिटिविटी टू क्लोज लूप सेंसिटिविटी पूछा है, ठीक है। तो इसका जब रेशियो लीजिएगा तो क्या आएगा, 1/1 प्लस जी एच आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस जी एच आएगा बस, मतलब बी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन जो पढ़ाता है रेशियो लेना है आपको, तो वो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, शॉर्टकट में पार नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम और इनिशियल वैल्यू थ्योरम के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है। तो नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, 3 क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा। इसमें आपको देखिए पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या निकालना है, लाप्लास। ये सब क्वेश्चन जो है आप ऐसे नहीं कि मैं कहीं से उठा ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन सब जो है प्रीवियस ईयर सब में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। जो भी एग्जाम जितने भी ए के मैंने उसको कलेक्ट किया हुआ है, ए के एग्जाम जितने भी होते हैं सारा क्वेश्चन उसमें मिक्स है, ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। तो पहला क्या है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन आई ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है आई ऑफ एस, तो आई ऑफ एस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, क्लियर, यहाँ तक आई ऑफ एस आपको दिया हुआ है।
आपको बोल रहा है इट्स फाइनल वैल्यू इज, आपको इसका फाइनल वैल्यू चाहिए। तो यहां पे आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल वैल्यू थ्योरम मतलब फाइनल वैल्यू निकालने के लिए होता है। फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला यही तो होता था ना कि मतलब उसका डेफिनेशन क्या होता था कि किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल का हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल वैल्यू और स्टेडी स्टेट वैल्यू बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्म डोमेन। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वैल्यू थ्योरम का अगर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है f ऑफ t, यही तो है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ t, दिस इज इक्वल टू, अगर एच डोमेन में देखें, दिस इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 s f ऑफ s, यही होता था ना, याद कीजिए, s f ऑफ s होता था। अब इसके एग्जिस्टेंस चेक करना होगा। तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए आपको क्या बताया था कि f ऑफ s जो है, f ऑफ s मतलब यहाँ पे क्या है, i ऑफ s, तो यहाँ पे f ऑफ को हटा के i कर दीजिए, i ऑफ t, और यहाँ पे हो जाएगा i ऑफ s। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि फाइनल वैल्यू थ्योरम का एग्जिस्टेंस पहले हमको चेक करना होगा। फाइनल वैल्यू थ्योरम का एग्जिस्टेंस क्या होता है, आई ऑफ एस को चेक करेंगे। अगर आई ऑफ एस का पोल्स, याद रखिएगा, पोल्स जो है शुड बी लाई ऑन द, कहां था बताइए, याद कीजिए, शुड बी लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, था कि नहीं बताइए। तो लेफ्ट आई ऑफ एस का जो पोल्स था वो शुड लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो पोल्स होगा अगर लाई करता है तभी फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। याद रखिए इस बात को। अगर आई ऑफ एस का रूट पोल्स जो होता है अगर वो राइट हैंड साइड में लाई करता मतलब अनस्टेबल सिस्टम होता है तो वहां फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पे हम चेक करेंगे आई ऑफ एस। तो आई ऑफ एस ये है। अब इसका जो पोल्स निकालिए, तो पोल्स क्या है देखिए, एक एस इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एस इक्वल टू 0। एस प्लस 1 एक लाई कर रहा है, मतलब -1 पे एक लाई कर रहा है, और एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 है। इसका भी अगर आप रूट्स निकालेंगे, इसका भी रूट्स निकालेंगे तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड लाई करेगा। मतलब इंटायरली जो है इसको कंसीडर करके चलते हैं s इक्वल टू 0 को, ठीक है ना। तो यहाँ पे s इक्वल टू -1 और जो भी रूट्स आएगा, इसका रूट जो भी आएगा ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड ही लाई करेगा। निकाल के देख लीजिएगा आप, यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा, -4 प्लस -b स्क्वायर 16 -4 इंटू ए क्या है बताइए, a इंटू 5 डिवाइड बाई 2a, यही तो होता है। तो -4 प्लस -16 5 20 j 20 √4 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा -2 प्लस -j2 बाई 2, तो -1 प्लस -j1 यहाँ लाइक करेगा। -1 देखिए एक यहाँ लाइक कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ लाइक कर रहेगा। क्लियर? तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि सब पोल जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है इसका पोल्स, तो अब यहां से क्लियर हो गया आपको क्या कि यहां फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दीजिए इसका। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी आई ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 10s प्लस 4 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, s इंटू एस प्लस 4 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, यही था। अब यहाँ s इक्वल टू 0 पुट कर दिए, ये कैंसिल हो गया। अब 0 पुट कर दीजिए तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे बच जाएगा क्या, 5 बच जाएगा। तो 4 और 5 इसका आंसर होगा। क्लियर? तो 4 और 5 मतलब ए आंसर इसका करेक्ट हो गया। समझ में आ गया? तो ए आंसर इसका करेक्ट मिल जाएगा आपको। तो आपको पहले एग्जिस्टेंस चेक करना होगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम उसमें एप्लीकेबल है कि नहीं है वो चेक करना होगा, उसके बाद अप्लाई करेंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जो है उसके पे फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन 11 पढ़िए। बोल क्या रहा, व्हेन ए ह्यूमन बीइंग ट्राइज टू अप्रोच एन ऑब्जेक्ट। मैं इसका आपको बताया भी था, क्लास में इसका बताया ही था कि अगर एक ह्यूमन बीइंग जो है हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ हमको अप्रोच कराना है तो हम हिज ब्रेन एक्ट है, उसका ब्रेन मतलब हमारा खोपड़ी जो है कैसा एक्ट करेगा। ठीक है, तो हम कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ना चाहते हैं, जैसे ये कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसको हमको पकड़ना है, तो हम क्या करेंगे, मेरा ब्रेन एज ए एक्ट करेगा, कंट्रोलर की तरह काम करेगा। हमारा जो ब्रेन है वो एक्ट करेगा एज ए कंट्रोलर। हमारा ब्रेन इसको, हमारे हैंड को इंस्ट्रक्शंस देगा। हमारा हैंड एज ए वहां पे काम कर रहा है, प्रोसेसर की तरह काम करेगा। वो अपना जाएगा हैंड्स
और एरर क्या होगा हमारा और उसके ऑब्जेक्ट के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो एरर शो करता है कि नहीं। जितना ऑब्जेक्ट हमारा हैंड जितना बगल जाते जाएगा एरर जो है उतना लिमिटेड हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो हमारा ब्रेन जो है यहाँ पे कैसा एक्ट कर रहा है, एज ए कंट्रोलर, जो पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर। तो कंट्रोलर, हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, कंट्रोलर जो हैंड को कंट्रोल कर रहा है। और फाइनली जो है जैसे ही हमारा हाथ पहुंच गया वहां, मतलब कपड़े को पकड़ लिया, मतलब एरर क्या हो गया, ये कौन डिसाइड किया, ब्रेन ही तो डिसाइड करेगा ना कि एरर अब 0 हो गया है। तो अब हमको प्रोसेस नहीं करना है, हम अपने अचीव तक पहुंच चुके हैं। अब प्रोसेसर क्या हो गया, यहाँ पे अपना हमारा हैंड जो है काम कर रहा है, तो हमारा हैंड जो है प्रोसेसर हो गया। और ऑब्जेक्ट हैंड और गैप, हैंड और ऑब्जेक्ट के बीच जो गैप होता है, हैंड और ऑब्जेक्ट के बीच जो गैप है उसको एरर बोलते हैं यहाँ पे। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। तो ये था हमारा कंट्रोलर, ये बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में क्या बोल रहा है, एफ ऑफ इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ एस जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, एफ ऑफ टी का। तो एफ ऑफ एस दिया हुआ है 5/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। तो बोल रहा था इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है आपको, इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है। तो यहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम से डायरेक्टली यहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है बताइए आप लोग। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ t, दिस इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s f ऑफ s। यही होता है ना। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए आपको इनिशियल वैल्यू थ्योरम निकालना है। तो पहले हम उसका एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे। एप्लीकेबिलिटी कैसे चेक होता है, वैलिड है कि नहीं, एप्लीकेबल होगा कि नहीं, उस देखेंगे। एस और एफ ऑफ एस का ऑर्डर देखेंगे, एस इंटू एफ ऑफ एस का क्या लिखेंगे, ऑर्डर देखेंगे। अगर इसका ऑर्डर जो है डिनोमिनेटर का, एफ ऑफ एस का ऑर्डर इसमें जो भी आएगा, अगर इसका डिनोमिनेटर का ऑर्डर होता है, डिनोमिनेटर का ऑर्डर जो है ग्रेटर होता है न्यूमरेटर का ऑर्डर से, तभी वैलिड है। इक्वल टू भी नहीं रहना चाहिए। डिनोमिनेटर का ऑर्डर बोले तो यहाँ पे एस एफ ऑफ एस निकालिए, क्या होगा, एस एस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1, यही है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर हो गया, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। एस एफ ऑफ एस निकालना है ना, तो एस एफ, यहाँ एस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही तो एस ऑफ एस होगा। अब यहाँ एस मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, तो ये एस कट जाएगा, कटेगा कि नहीं बताइए। अब ये कट गया तो ये मिलेगा कि नहीं, 5/s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1, यही ना मिलेगा। तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 5 है, और डिनोमिनेटर क्या है s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1 है ना। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम कब एप्लीकेबल होता है, जब डिनोमिनेटर जो है, ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर, तभी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डिनोमिनेटर का जो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन है न्यूमरेटर का, मतलब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। अब जब एप्लीकेबल है तो लगा दीजिए इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s, एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या है 5/s स्क्वायर 3s प्लस 1, यही होगा। अब ये s कैंसिल हो गया कैंसिल। अब क्या बचेगा 5/s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1, यही बचा है। अब इसमें इन्फिनिटी पुट कर दीजिए। अब अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 5/इंफिनिटी आएगा, आया कि नहीं, ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब डी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हम लोगों ने यहाँ पे देखा, मतलब लगभग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने देखा कि 12 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर चुका है, और अभी हम लोग टोटली अराउंड 60 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन जो है अभी कंटिन्यू रहेगा 3 से 4 दिन, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि वेरियस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो अभी 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, उसका हम लोग क्वेश्चंस ही देखेंगे कंटिन्यूअसली 3 से 4 दिन। ठीक है। तो और हम लोग आगे देखेंगे इसमें, और बताइए क्वेश्चन कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप लोग को, और मैं उसमें और ज़्यादा मतलब एफर्ट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो भी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर। ठीक है। तो अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन से मिलेंगे, मोर क्वेश्चन से, अच्छे क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।